ताजा रुझान ये बता रहे हैं और ऐलान बता रहा है कि बंगाल भाजपा के पास आ गया है। अब जब घड़ी 11 बजने की ओर है, रुझान 293 सीटें पश्चिम बंगाल के, उनमें यह है कि बीजेपी 160 पर है और टीएमसी 117 पर है, अन्य 4 पर है। तो ये रुझान भाजपा को हौसला देने के लिए और टीएमसी को मायूस करने के लिए पर्याप्त है। असम मुकाबला एक तरफा जा चुका है, 126 सीटें, 95 पे भाजपा और उसके सहयोगी, 29 पर कांग्रेस और उसके सहयोगी, अन्य 2 पर कोई मुकाबले किसी नहीं। भारतीय जनता पार्टी गठबंधन 2021 के मुकाबले ज्यादा बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। कांग्रेस मुख्यालय में भी जश्न मनाया जा सकता है अगर वो चाहें तो, क्योंकि एक और राज्य कांग्रेस के खाते में आ रहा है जिसका नाम केरल है। केरल में कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व वाला गठबंधन 100 के आंकड़े को भी पार कर गया। 101 सीटों पर कांग्रेस गठबंधन आ गए। वाम मोर्चा महज 38 सीटों पर सिमट रहा है, मतलब वहां पर जनादेश साफ है कि कांग्रेस को सत्ता है। पुडुचेरी में एनडीए की सत्ता में वापसी को लेकर असमंजस नहीं है। अब असमंजस केवल और केवल तमिलनाडु के संदर्भ में कि आखिर सरकार बनेगी कैसे। रुझान वहां पर हंग असेंबली के संदर्भ में है। डीएमके की सत्ता से विदाई तो दिख रही है, पर सत्ता किसके पास आएगी इसको लेकर संशय है। सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर टीवीके है, जो मशहूर फिल्म अभिनेता विजयकांत ने स्थापित की थी। 105 सीटों पर इस समय टीवीके आ गए हैं। एआईएडीएमके जो जयललिता के द्वारा स्थापित पार्टी थी, वो पार्टी दूसरी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में 80 सीटों पर आ गए, जिसमें एक घटक भारतीय जनता पार्टी भी है। डीएमके और कांग्रेस का गठबंधन इस समय पर वहां 49 सीटों पर आ गए। तो तमिलनाडु में हंग असेंबली के आसार हैं, किसी ना किसी गठबंधन के साथ ही सत्ता बनने के हालात बनेंगे। अब टीवीके डीएमके के साथ जाएगी, कांग्रेस के साथ जाएगी, या एआईडीएमके भाजपा में किसी को अपना सहयोगी बनाएगी, या आगे पता चलेगा। लेकिन हमारे साथ गिरिजा शंकर जी हैं, और गिरिजा शंकर जी जब आपने राजनीति को कवर करना शुरू किया था बतौर पत्रकार, तो आपने एक नारा सुना था। वो नारा यह था कि जहां हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है। और अब हालात है, जहां पैदा हुए मुखर्जी, वो बंगाल हमारा है। क्या कहते हो आप इस बदलाव पर? नहीं, ये नारा बिल्कुल सही है, लेकिन अभी जो मैं समझता हूं कि बहुत अर्ली है ये तय करना या ये घोषित कर देना कि बीजेपी की फतह बंगाल में हो गई। जो आप देखेंगे कि बढ़त जो दोनों पार्टियों की है, उसमें बड़ा अंतर अभी नहीं है, और आने वाले समय में इसमें बदलाव की संभावना बनी हुई है। इसलिए इसको वेट एंड वॉच में ही रखना होगा। कोई आश्चर्य नहीं थोड़ी है। असहमति जताता हूं आपके साथ, आपकी अनुमति से, आपके प्रति पूरा सम्मान व्यक्त करते हुए। भाई मोदी जी 6:30 बजे अपना कार्यक्रम दे दिए हैं कि मैं आ रहा हूं दीनदयाल उपाध्याय मार्ग। वो दीनदयाल उपाध्याय जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सहयोगी थे। अब मोदी जी ने समय दे दिया, बंगाल हार के मोदी जी मुख्यालय जाकर क्या करेंगे? तो आपको अभी भी भाजपा की जीत पर संशय है, या भाजपा की जीत और मोदी जी के मुख्यालय आने दोनों पर संशय है? नहीं, मेरे को बंगाल के चुनाव परिणाम को लेकर बिल्कुल संशय रहेगा लंबे समय तक, जब तक कि स्थितियां क्लियर नहीं होती है। क्योंकि दोनों पार्टियों के बीच जो बढ़त का अंतर है, सीटों का जो अंतर है, वो बड़ा अंतर नहीं है। जिस तरह के निर्णायक बढ़त केरल में मिली या असम में मिली है, वहां पर तो बात समझ में आती है, लेकिन वैसी निर्णायक बढ़त बीजेपी को टीएमसी के खिलाफ वेस्ट बंगाल में नहीं है। मोदी जी जाएंगे, उनके पास संबोधन करने के लिए असम है, असम के साथ वो अपनी बात कर सकते हैं। लेकिन वेस्ट बंगाल को लेकर यदि कोई भी ये दावा कर रहा है कि वो बीजेपी की जीत को डिक्लेयर कर रहा है, तो मैं समझता हूं कि वो अपरिपक्वता होगी। तो मोदी जी ने कार्यक्रम दे दिया, गिरिजा शंकर जी ने दाएं बाएं से उसे अपरिपक्व कदम बता दिया। क्या कहते हो गिरिजा जी? नहीं, मैं तो कहता हूँ कि वो असम की बात तो करेंगे ही ना, कि असम में उनकी जीत हुई है। मोदी जी को आप जानते हो, मोदी जी के कद को आप जानते हो, मोदी जी की राजनीति की शैली को आप जानते हो। बंगाल हार के असम की जीत के लिए मोदी जी मुख्यालय आएंगे? वाकई एक पत्रकार के रूप में, एक राजनीतिक विश्लेषक के रूप में, मोदी जी या किसी नेता के कदम को मैं चुनाव परिणाम से जोड़कर नहीं देख सकता। वो गलती मैं नहीं करूंगा।
क्योंकि उसकी उसकी वजह यही है कि जिस तरह की निर्णायक बढ़त असम में या केरल में या कुछ हद तक देखें आप तो तमिलनाडु में बनी बनी हुई है, वैसी स्थिति बंगाल में नहीं है। अभी आप लेटेस्ट दोनों पार्टियों की जो बढ़त है उसकी संख्या देखिए, कितना अंतर है दोनों में, कोई बड़ा अंतर नहीं है। यदि कोई बड़ा ये अंतर नहीं है। गिरिजा शंकर जी इस बात पर रहना चाहते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता कृष्णमूर्ति बांदे भी चर्चा के लिए जुड़ गए हैं, पर आखिरी दौर की एक टिप्पणी गिरिजा शंकर जी आपसे कराना चाहते हैं। कौन जीतेगा कौन हारेगा वो बात की बात है पश्चिम बंगाल के संदर्भ में, लेकिन जिस पश्चिम बंगाल में 2016 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने कुल जमा 3 सीटें जीती थी, 294 सदस्यीय विधानसभा में 3 सीट, 2021 में 77 सीट, और अब संभावना है कि शायद वो सत्ता में भी आ जाए। 10 साल में जो ये यात्रा है उस पश्चिम बंगाल में, जहां पर कांग्रेस तकरीबन 30 साल सत्ता में रही, 31 साल वाम मोर्चा सत्ता में रहा, उनके खाते खुलने के लाले हैं और भाजपा इस स्तर पर दिख रही है। इसको लेकर कोई टिप्पणी गिरिजा शंकर जी करना चाहिए? यदि लेफ्ट और कांग्रेस को आज खाता खोलने में दिक्कत हो रही है या खाता खोलने की नौबत नहीं आ रही है, तो उसका पूरा श्रेय जो है वो बीजेपी को है। जो 3 से 77 सीट पे जो बीजेपी पहुंची, उसमें टीएमसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। उसमें सारा जो है वो लेफ्ट और कांग्रेस का जो कैडर है, उनका जो वोटर है, उसको उन्होंने बीजेपी ने अपने अपने पाले में करने में बड़ी सफलता हासिल की। ये उनका पहला स्टेप था। और अगला स्टेप जो है, जो इस चुनाव में हम देख रहे हैं कि वो 77 से आगे बढ़कर अब वो टीएमसी के वोट बैंक पर अपनी अपनी जीत दर्ज करने की कोशिश कर रही है। हो सकता है कि आपको 4-5 बजे तक कोई निर्णायक खबर हमको मिल जाए कि जिसमें कि वो सरकार बनाने की स्थिति में है या नहीं है, दोनों चीजें क्लियर होंगी। लेकिन जिस तरह से जो बीजेपी का जो चुनाव अभियान है या चुनाव रणनीति है, उसमें जिस तरह की कंटिन्यूटी होती है, जिस तरह से उसमें नए नए प्रयोग होते हैं, वो कहीं भी रुकने का नाम नहीं लेती। यदि वो चुनाव हार भी जाए तो ऐसा नहीं होता कि वो वहां से विड्रॉ कर ले और घर बैठ जाए। तो ये जब कोई पॉलिटिकल पार्टी में जब वो कंटिन्यूटी एफर्ट्स की होती है, तो फिर जो बंगाल में बीजेपी को सफलता मिल रही है वो वही सफलता मिलती है। और आप देखेंगे कि बीजेपी को लगातार 14 के बाद से अलग अलग राज्यों में जो जहां चुनाव हार गई, वहां दोबारा उसने चुनाव वापस जीतने में सफलता हासिल की है। तो इसीलिए कि चुनाव लड़ने की आप वो जैसे एक मुहावरा कहा जाता है कि बीजेपी चुनाव लड़ने की मशीन है, वो मशीन हो या ना हो, लेकिन चुनाव लड़ने को लेकर एक किलर इंस्टिंक्ट बीजेपी के नेतृत्व में है और लगातार उसमें वो काम करती है। मैं समझता हूं कि 4-1 बजे के आसपास जो है वो पश्चिम बंगाल की स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन एक चौंकाने वाला घटनाक्रम अभी हमारे पास रुझान में आया है। हम पुडुचेरी के संदर्भ में लगातार बात कर रहे थे कि एनडीए जो वहां पर सत्ता में है, एक बार फिर धमाकेदार तरीके से सत्ता में वापसी करता हुआ दिख रहा है। एनडीए तो वापसी कर रहा है, लेकिन अभी रुझान ये है कि पुडुचेरी के मुख्यमंत्री एन रंगास्वामी अपने विधानसभा क्षेत्र में पीछे चल रहे हैं। मतलब गठबंधन तो चुनाव जीत जाएगा, लेकिन इसके बावजूद भी शायद सीएम बदल जाएगा। हालांकि ये रुझान है, परिणाम नहीं, पर एक गठबंधन जो प्रचंड बहुमत से सत्ता में वापसी करता हुआ दिख रहा हो, उसका नेता ही अपने चुनाव में कठिन परिस्थितियों में दिख रहा हो, कि अपने आप में चौंकाने वाला घटनाक्रम है। दूसरा रुझान विजयन के संदर्भ में है, जो इस समय केरल के मुख्यमंत्री हैं। हमने पहले बताया था कि उनका गठबंधन चुनाव हार रहा है, लेकिन विजयन अपनी सीट पर आगे चल रहे हैं। अब थोड़े संतोष की बात है। संतोष इस बात का नहीं है कि विजयन जी का गठबंधन आगे बढ़ गया, गठबंधन हार रहा है, विजयन जी भी हारने लगे हैं, वो भी अब पीछे चल रहे हैं। स्टालिन अपनी पार्टी के प्रदर्शन के साथ खुद को बनाए हुए हैं, उनकी पार्टी भी हार रही है, वो खुद भी हार रहे हैं, उनके चिरंजीव भी हार रहे हैं। तो ये कुल मिला के रुझान है। गिरिजा शंकर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन आगे जब नतीजे कुछ अंतिम रूप लेंगे, हम आपको दोबारा याद करेंगे। थोड़ा आपको परेशानी होगी, पर फिर भी हमारे लिए आप समय निकालिएगा। आपसे संबंध हमारे ऐसे हैं कि आप हमें समय देंगे ही, और नहीं तो हम छीन कर ले भी लेंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ बांधी जी जुड़ गए हैं, कृष्णमूर्ति बांधी, भारतीय जनता पार्टी का बड़ा चेहरा है, दलित चेहरा है, वो हमारे साथ हैं। बांधी जी, जो रुझान आ रहे हैं और मोदी जी का मुख्यालय जाने का कार्यक्रम आ रहा है, आपकी पहली प्रतिक्रिया? नमस्कार जी बांधी जी, इन रुझानों पर आपकी प्रतिक्रिया?
हिमांशु जी, जो आज देखने को मिल रहा है वेस्ट बंगाल में, एक भारतीय जनता पार्टी के लिए लोगों का विश्वास दिख रहा है। और उतनी ही जो टीएमसी है, इस टीएमसी ने अपने इस लगातार के कार्यकालों में जिस तरीके से जनता के साथ बिहेव किया है, एंटी इनकम्पेंसी है, और जिस तरीके से सरकार की डेवलपमेंट को लेकर के, जिस तरीके से तुष्टीकरण लेकर के, बहुत सारी ऐसी फैक्टर हैं जिनको लेकर के जनता के मन में उनके प्रति एक नकारात्मक भाव पैदा हुआ है। आज उसका ही परिणाम है। और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से वहां पर काम किया है, उनकी घोषणा पत्र है, एक जनहित के घोषणा पत्र है, और एक इस देश और इस राष्ट्र की सुरक्षा के लिए है ना। तो इन कारणों से एक अच्छा रुझान, जनता का एक विश्वास दिखने लगा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने सिद्धांत और इसमें प्रयासों से लगा हुआ है। अब माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में, अमित शाह के नेतृत्व में जो विश्वास वहां पे रखा गया है, जिन बातों को रखा गया है, लोगों ने उस पर विश्वास किया है, और आज उस विश्वास के कारण इतना बड़ा झुकाव भारतीय जनता पार्टी को दिख रहा है। मानिए ये विश्वास रखा है, इसके कारण से ये रुझान दिख रहा है, या 27,000 वोटों को होल्ड में रखा हुआ है इसलिए ये नतीजा दिख रहा है? जो 27 लाख वोट एसआईआर के अंतर्गत विचाराधीन है, खारिज भी नहीं है, मंजूर भी नहीं है, बस उन्हें मताधिकार इस बार इस्तेमाल नहीं करने दिया है, उसका नतीजा दिख रहा है। देखो, ऐसा आचरण बदनीयती से टीएमसी ही कर सकती। मैं जिस एक विधानसभा का एग्जाम्पल बताता हूं आपको हिमांशु जी, मैं मीना खान विधानसभा क्षेत्र में था, 20 दिन रहा हूं वहां पे, और उस 20 दिन में मैंने जो अध्ययन किया है, वहां के करीब 40-45 बूथ ऐसे हैं जिन बूथों पर 8 वोट, 6 वोट, 4 वोट, 3 वोट भारतीय जनता पार्टी को मिलता था। अब और उनको 1000 डेरा, ये क्या था? उनका टेरर था, ये उनकी बदनीयती थी टीएमसी का जी। इस लोकतंत्र की हत्या करने का उन लोगों ने एक सरासर एग्जाम्पल दिया है। इतने वोट के डिफरेंस में आता था। क्या वहां के लोगों को जो हिंदू वोट है उसको डलने नहीं दिया गया? क्या वहां के जो लोग हैं बूथ कैप्चरिंग किया गया, जिसके कारण ये स्थिति आया है? वहां पे इतना टेरर पैदा किया जाता है। उसकी टेरर का जब हम डिटेल में जाएंगे हिमांशु जी, तो दिल में घबराहट हो जाता है कि क्या भारतवर्ष में भी ऐसा लोकतंत्र का एग्जाम्पल है? और वो तो एक सीधा सा है, जिसके दम पर टीएमसी जीतती थी वह है रोहिंग्या के दम पर, बांग्लादेशियों के दम पर, जो मुस्लिमों का है। आज वो गेट बंद हो गया उनका, और उसके गेट बंद होने के कारण है, बल्कि उसको डाइवर्ट कर रहे हैं। उतने ही नाम जुड़े हैं, जो नए नाम है, 60 लाख नए नाम भी जुड़े हैं। और ये 60 जो जुड़े हैं, ये उनका कहना है। मेरे साथ में एडवोकेट मोहम्मद आरिफ जी जुड़े हैं पश्चिम बंगाल से, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। बानी साहब, थोड़ा उनसे भी समझते हैं। तो खुश कितने हैं आज आप मोहम्मद आरिफ साहब? जिस ममता बनर्जी ने कांग्रेस को 0 कर दिया था, वो ममता बनर्जी सदस्य संख्या से भले ही 0 नहीं हो रही, पर सत्ता से 0 होती दिख रही हैं। खुश कितने हो आप आरिफ साहब? नहीं, ये खुशी की बात नहीं है, ना नाराजगी की बात है। कांग्रेस पहले भी थी, अभी भी है, और कांग्रेस रहेगी। कांग्रेस के परसेंटेज ऑफ वोट बढ़ेंगे, कांग्रेस की सीट आने वाली है, कांग्रेस बंगाल में अच्छा परफॉर्मेंस करने वाला है, कांग्रेस केरल में अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है। तो ये खुशी की बात नहीं है कि कोई हार रहा है तो उसमें खुशी जाहिर करना है। हाँ, ये जरूर है कि अगर देखिए, ये दो तरीका, अभी बहुत वेरी अर्ली स्टेज टू से दैट हु इज विनिंग हु इज लूजिंग। अभी 20 ओवर के मैच में 6 ओवर हुआ है, वो भी पहली इनिंग में। तो अभी बहुत लंबा रेस है, 4 बजे तक ये काउंटिंग चलेगा। मतलब केरल के संदर्भ में भी आप इसी आकलन के साथ हैं कि केवल पश्चिम बंगाल में ये आकलन है, केरल में हम सत्ता में आ चुके हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। केरल में सब अभी लाइन में है। और रहा बंगाल का बात, तो बंगाल में आप ये बताएं कि घुसपैठियों में रोहिंग्या और बांग्लादेश कितने निकले, ये बताएं पहले। अरे अभी तो सीटों पे बात करो, कहाँ चक्कर में पड़े हो आप रोहिंग्या के, कहाँ पड़े हो घुसपैठियों के?
अभी तो आप ये बताओ, आपने बड़ी कमाल की बात कही आर्य भाई। आपने बताया कि पश्चिम बंगाल में हम बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। ये बेहतर प्रदर्शन का मतलब क्या होता है? मतलब 293 सीटों पे काउंटिंग चल रही है, मतलब 50 सीटें जीत रहे हो, 70 सीटें जीत रहे हो, 100 सीटें जीत रहे हो, मतलब बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। थोड़ा हम भी समझना चाहते हैं ये बहुत अच्छा प्रदर्शन क्या होता है। देखिए, ऐसा है कि बहुत अच्छा प्रदर्शन का मतलब है कि हमारा खाता खुलने वाला है। अच्छा। जो जीरो था, देखिए जो जीरो था, हम लोग 5 से 10 के बीच हम लोग आएंगे। तो जी दिस इज वेरी गुड गुड न्यूज फॉर अस। और दूसरी बात यह है कि आप सुप्रीम कोर्ट का बहुत ज्यादा ऑब्जर्वेशन आपने कुछ दिनों से पाए हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑब्जर्वेशन दिया कि अगर आप इस बार वोट नहीं दोगे, कोई बात नहीं, अगले बार दे दो। ये सब भी सुप्रीम कोर्ट के सामने से आप पब्लिक का आया है। जी। अब ये बता दीजिए कि जहां पर ऐसी बात सामने आती है, जहां पर घुसपैठियों की बात सामने आती है, जहां पर फॉर्म 6 भी भरने पर 6 लाख 7 लाख वोट ले लिया जाता है, जहां पर 90 लाख से ज्यादा वोट अभी भी पेंडिंग है, डिलेटेड इसमें रखा जाता है, और अभी भी इसको सर प्रोसेस में डिलेट कर दिया जाता है, जहां पर लोगों को वंचित किया जा रहा है, लोगों को वोट नहीं दिया जा रहा है। अब वहां की पोजीशन ऐसी है कि जहां इतने सारे वोट कट गए हैं, तो वहां पर अब बीजेपी अपने आप को कॉलर सीधा करते हुए पाई जा रही है। तो ये कुछ मामला है यहाँ पर मतलब अभी। और आप परेशान किस बात से हैं? ममता बनर्जी के सत्ता में हटने से आप परेशान हैं, या भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती हुई दिख रही है इसलिए आप परेशान हैं, या आपके पार्टी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रही है इस पर परेशान है? पर आप तो मान ही रहे हैं अगर अपना खाता भी खुल गया तो अपना बहुत अच्छा प्रदर्शन है, पर आप परेशान क्यों हैं? नहीं, परेशानी है कि भारतीय जनता पार्टी की करप्शन से परेशान है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीका से वोट को लेने, खरीद और फरोख्त का काम करती है, भारतीय जनता पार्टी के एक और अभी इलेक्शन कमीशन जिस तरीके से साथ दे रहे हैं, आप बताइए ना कि ये इलेक्शन कमीशन तो वो एक लगता कि इलेक्शन कमीशन ही लड़ रहा है, बीजेपी नहीं लड़ रहा है, अच्छा तो एक आर्मी बार लड़ रहा बताओ, ये पश्चिम बंगाल में तो भाजपा ने सेट कर लिया कमीशन को, इलेक्शन कमीशन को, ये केरल में आप इलेक्शन कमीशन को कैसे सेट कर लिए? है। नहीं, देखिए, जहां पर अच्छा होगा परफॉर्मेंस वहां तो बोला जाएगा। केरल में आप यूडीएफ अच्छा परफॉर्मेंस हो रहा है तो वही बोलेंगे। यहाँ सेट का देखिए, जहां सेट है वहां नजर आ रहा है। इलेक्शन कमीशन जहां सेट है वहां पूरे लोगों के सामने सामने आ रहा है। आप बताइए ना, सुप्रीम कोर्ट ऐसा बात कैसे नहीं बोल नहीं, सकता है कि देखो आर्य साहब अभी बात पर रहो। आपने बताया जो हमें, तो हमने ये जानना चाहा आपसे कि भाई केरल में कांग्रेस गठबंधन चुनाव जीत रहा है, इलेक्शन कमीशन तो भाजपा से मिला हुआ है आपके अनुसार, तो केरल के कांग्रेस के नेताओं ने इलेक्शन कमीशन को कैसे सेट किया, ये बस आपसे समझना चाहते हैं। और वो नुस्खा, वो फार्मूला केरल के कांग्रेस के नेताओं ने पश्चिम बंगाल के कांग्रेस के नेताओं को क्यों नहीं बताया? कमीशन सिर्फ और सिर्फ बीजेपी से सेट है पूरे हिंदुस्तान में, किसी से और सेट नहीं हो सकते हैं। जो जीत रहा है कहीं पर वो अपने कैलिबर में जीत रहा है, वो इलेक्शन कमीशन के वजह से तो नहीं जीत भैया रहा है। केरल में कांग्रेसियों में कैलिबर है, पश्चिम बंगाल के कांग्रेसियों के कैलिबर का क्या हुआ? इलेक्शन कमीशन के सहायता से जीत रही है सर। अरे वो तो ठीक है भाई, इलेक्शन कमीशन तो केरल में भी है ना। जी, भाजपा वहां पे भी सरकार बनाना चाहती थी, राजीव चंद्रशेखर केंद्रीय मंत्री के नेतृत्व में इतनी मेहनत की, खाता खुलने के लाले पड़े हुए हैं, वैसे ही जैसे आपको पश्चिम बंगाल में पड़े हुए हैं। तो आपसे जानना ये चाहते हैं कि क्या केरल के कांग्रेसियों ने आपको नुस्खा उसका बताया नहीं? सर आप ये बता दें, बंगाल में 7 लाख वोटर को जोड़ा गया, 90 लाख को छोड़ा गया। आप ये बता दें केरल में ऐसा किया गया क्या? एसआईआर के संदर्भ में मेरा तो सवाल आपसे, एसआईआर तो सभी जगह हुआ है, तमिलनाडु में हाँ भी हुआ है, बाकी जगह पर भी हुआ है, तो आप इसके संदर्भ में नहीं बताए? सर, बंगाल को स्पेशली टारगेट किया गया था कि वहां पर बांग्लादेशी मुसलमान घुसकर ममता बनर्जी को जिताते हैं। मगर आप ये बता दें कि कहां रिफ्यूजी बांग्लादेशी। तो कुल मिलाकर ये आरिफ साहब का सवाल था, लेकिन मैं आखिरी दौर की बातचीत के लिए एक बार फिर कृष्णमूर्ति बांधी जी के पास आना चाहता हूँ। और बांधी जी, आपसे जानना चाहता हूँ, ये जो जनादेश दिख रहा है अभी, ये भाजपा के पक्ष का जनादेश है या टीएमसी के खिलाफ का जनादेश है? देखिए,
मेरा ये कहना है हिमांशु भाई कि जनादेश कोई एक ही पॉइंट पर, एक ही मुद्दों पर जनता अपना अभिमत नहीं देती। कई ऐसे वाक्यात होते हैं, कई ऐसे घटनाएं होती हैं, कई ऐसे मुद्दे होते हैं